function, let A and B be two non-empty sets, be two non-empty sets. मान लिया कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स है. अब फंक्शन f from A to B is a rule which assigns to every element of A, every element of A a unique element of B. A के हर एलिमेंट को B का एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता है. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बात है, फंक्शन का डेफिनेशन है, आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मान लो ये आपका सेट हुआ A, ये आपका सेट हुआ B. यहाँ पे 3 एलिमेंट रखा मैंने, यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट रखा. अगर मैं इसका इमेज ये दे दूँ और इसका इमेज ये दे दूँ और इसका इमेज ये दे दूँ और इसका इमेज ये दे दूँ, तो यहाँ पे हर एलिमेंट A के हर एलिमेंट को B का एलिमेंट असाइन हो रहा है. A के हर एलिमेंट को B का एलिमेंट असाइन हो रहा है. मैं इसे 1 2 3 कर देता हूँ और इसे मैं A B C एंड D कर देता हूँ. A के हर एलिमेंट को B का कोई ना कोई एलिमेंट असाइन हो रहा है, बट वो यूनिक नहीं है. यहाँ पर यूनिकनेस नहीं दिख रहा आपको. A के एक एलिमेंट 1 के दो इमेज आ गए. 1 का एक इमेज B हो गया और 1 का दूसरा इमेज C हो गया. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. एक एलिमेंट के अगर दो इमेज हो गए, एक से ज़्यादा इमेज हो गए, तो यूनिकनेस खत्म हो गई और उसके बाद फिर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा. ओके बच्चों, एक ऑप्शन है ये. दूसरा आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर आपने 3 एलिमेंट रखा, यहाँ पर आपने 4 एलिमेंट रखा, या यहाँ भी 3 ही रखते, ये 1 2 3 कर दिया, यहाँ पर A B C कर दिया. अब इसके बाद या 1 को मैंने B पर भेज दिया, 2 को मैंने A पर भेज दिया, तो दिस इज अगेन नॉट अ फंक्शन. क्यों? क्योंकि इस बार A के हर एलिमेंट को इमेज असाइन नहीं हुआ, बिकॉज एज देयर इज नो एलिमेंट इन B which is associated with 3 belongs to A. तो A में एक एलिमेंट है 3 जिससे B का कोई एलिमेंट ही एसोसिएटेड नहीं है, और अगर इससे कोई एलिमेंट एसोसिएटेड नहीं है तो एवरी वाली बात गलत हो जाएगी कि भाई आप कहते हो A के हर एलिमेंट के लिए B का एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए. तो अगर ये प्रॉब्लम हो जाए कि भाई हर एलिमेंट के लिए इमेज हो, ठीक है, लेकिन यूनिक नहीं हो, तब भी फंक्शन नहीं होगा. और अगर किसी, ठीक है, जिनके इमेज हैं वो तो यूनिक हैं, लेकिन हर एलिमेंट का इमेज नहीं मिल रहा है, तब भी फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, और ये जो 2 केसेज हैं जिसमें यहाँ पे आपने 3 एलिमेंट्स लिए, यहाँ पर आपने 4 एलिमेंट्स लिए, आपने यहाँ से इसे बना दिया, इसे भेज दिया, इसे भेज दिया, दिस इज अ फंक्शन. दिस f इज अ फंक्शन. यहाँ पर ये फंक्शन है. ठीक है, इधर कोई एलिमेंट ऐसा रह जाए जो A के किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि A के लिए एवरी वर्ड आ रहा है, B के लिए एवरी वर्ड तो आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इसे फंक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यूनिकनेस भी A के एलिमेंट के लिए B का एलिमेंट यूनिक होना चाहिए. जैसे अगर आपने इसे 1 2 3 कहा, इसे आपने A B C D कहा, तो 1 का इमेज देख लो ओनली B, 2 का इमेज A, 3 का इमेज B. एक एलिमेंट के 2 इमेजेस तो नहीं है, ये अलग बात है कि 2 इमेजेस आपस में इक्वल हो गए, बट इसमें 3 के 2 इमेजेस हो जाएं, 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस हो जाएं, या 2 के 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस हो जाएं, या 1 के 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस हो जाएं, तब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा. ठीक है, अभी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन होने में. ठीक है, क्योंकि फंक्शन के जो ये कंडीशन है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है.
इसीलिए ये फंक्शन है। और ये भी फंक्शन है, दिस एफ इज अ फंक्शन। तो ये आप जानते होगे, डेफिनेटली जानते होगे फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन किसे नहीं कहते हैं, ये आप डेफिनेटली जानते होगे। ठीक है, लिख लो इसे। लिख लिया स्टूडेंट्स? अब देखते हैं कि अगर ये आपने एक सेट ले लिया बी, ये आपने ए ले लिया, दूसरा सेट ले लिया बी, यहाँ से ए से बी पर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ, यहाँ पे आपने एक एलिमेंट लिया एक्स, यहाँ पे आपने एलिमेंट लिया y, और यहाँ से यहाँ पे आपने मैपिंग कर दिया। तो इस नोटेशन में इफ f फ्रॉम a to b इज अ फंक्शन, अगर इस f को हम लोग फंक्शन कहते हैं, then A is called the domain, B is called कोडोमेन। A को डोमेन कहते हैं, B को कोडोमेन कहते हैं। ओके, if A is called domain, B is called codomain, if X belongs to A is associated with Y belongs to B, then Y is called image of A, image of X under F, and X is called pre-image of y अंडर f, प्री इमेज ऑफ y अंडर f। ठीक है, x को हम लोग y का प्री इमेज कहते हैं, y को हम लोग x का इमेज कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय y इक्वल्स टू f ऑफ x। इस तरह से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय y इक्वल्स टू f ऑफ x। इसके बाद आप देख सकते हो, नाउ द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A under F is called range of F and is denoted by f of A. Therefore f of A equals to, ठीक है, f of x where f of x belongs to B, where x belongs to A। डोमेन A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो B के एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं उनसे उनका कलेक्शन लिया। ठीक है, तो ये रेंज कहलाता है। ठीक है, A के सभी एलिमेंट के इमेजेज का कलेक्शन रेंज कहलाता है। अब आप इसमें देख सकते हो कि ये जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं वो सब किसके एलिमेंट हैं? B के एलिमेंट्स हैं। सो क्लियरली रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जब
इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एफेक्ट्स हैं, सब कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? बी के अंदर। इसीलिए रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। तो ये इनका बेसिक नोमेनक्लेचर है कि डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं, प्री इमेज किसे कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये इनका बेसिक नोमेनक्लेचर है, ये सब आप जानते ही होंगे। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप एक इंपॉर्टेंट बात देख लो कि इफ f is a function from a to b, if f from a to b is a function, then cardinality of domain is always greater than or equal to cardinality of range। डोमेन की कार्डिनलिटी हमेशा रेंज की कार्डिनलिटी से बड़ी या बराबर होती है। डोमेन की कार्डिनलिटी कभी भी रेंज की कार्डिनलिटी से कम नहीं हो सकती। डोमेन की कार्डिनलिटी कभी भी रेंज की कार्डिनलिटी से कम नहीं हो सकती। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि कोडोमेन की कार्डिनलिटी भी रेंज की कार्डिनलिटी से ज़्यादा या बराबर होती है। दूसरे का तो क्लियर रीजन है, बिकॉज रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो सबसेट की कार्डिनलिटी कम होगी, सेट की कार्डिनलिटी ज़्यादा होगी। सबसेट की कार्डिनलिटी कम होगी और सेट की कार्डिनलिटी ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, लिख लो, फिर मैं आपको ये समझा देता हूँ कि डोमेन की कार्डिनलिटी हमेशा रेंज की कार्डिनलिटी से ज़्यादा क्यों होती है। डोमेन की कार्डिनलिटी हमेशा रेंज की कार्डिनलिटी से ज़्यादा क्यों होती है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो, डोमेन की कार्डिनलिटी हमेशा ही रेंज की कार्डिनलिटी से ज़्यादा होती है या बराबर होती है। कारण क्या है कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो इसमें मान लो आपने 4 एलिमेंट्स रखे, इसमें आपने मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स रखे। एक में आपने 4 एलिमेंट्स रखे, दूसरे में आपने 8 एलिमेंट्स रखे। आपने ए से बी में फंक्शन बनाया, ए से बी में आपने एक फंक्शन इस्टेब्लिश किया एफ, ए से बी पर। अब आप खुद देखो यहाँ पे फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इन चारों की इमेज आपको बी में मिलने चाहिए। 1 का इमेज जो भी मिलेगा, मान लो अल्फ़ा मिला, तो वो तो एक ही होगा ना। एक के 2 इमेज अगर मिल जाएंगे तब तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। फिर 2 का जो भी मिला, बीटा मान लो, वो एक ही होगा। ठीक है, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होता है। 3 का गामा मान लो, ये भी एक होगा। 4 का डेल्टा मान लो, ये भी एक होगा। हर एलिमेंट का एक एक इमेज। तो अगर इधर 4 एलिमेंट हैं तो इधर भी 4 एलिमेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? इधर 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं तो इधर 4 एलिमेंट होंगे। हो सकता है कि अल्फ़ा बराबर बीटा हो जाए और 1 और 2 दोनों एक नंबर पे मैप हो जाएं। हो सकता है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा चारों बराबर हो जाएं और ये चारों नंबर्स एक ही नंबर पे मैप हो रहे हों। सो मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम रेंज में मैक्सिमम 4 एलिमेंट्स होंगे जब चारों के चारों डिस्टिंक्ट होंगे। इनमें से अगर कोई भी 2 इक्वल हो गया तो रेंज की कार्डिनलिटी 3 हो गई। 3 इक्वल हो गए, रेंज की कार्डिनलिटी 2 हो गई। चारों इक्वल हो गए तो रेंज की कार्डिनलिटी 1 हो गई। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जितने एलिमेंट्स डोमेन में हैं, एट मैक्स उतने एलिमेंट्स रेंज में होंगे, वो भी तब जब इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के इमेजेस भी इधर डिस्टिंक्ट हों। अगर इनके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के इधर सेम इमेज मिल जाएंगे तो रेंज की कार्डिनलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है?
टोटल अगर इधर 4 डिस्टिंक्ट हैं और ये भी चारों डिस्टिंक्ट हुए हैं तो फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डोमेन के हर एलिमेंट का मतलब चारों का इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यूनिक का मतलब इधर एक एलिमेंट है तो इसका इमेज भी एक ही होगा। तो इधर अगर 4 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेज भी 4 ही होंगे। बट अगर उनमें से भी कुछ इक्वल हो गए, 2 इमेजेज आपस में इक्वल हो गए, तो फिर वो रेंज की कार्डिनलिटी और कम हो जाएगी। तो इसीलिए कार्डिनलिटी ऑफ रेंज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। आइए बात समझिए बच्चों, रेंज की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी से कम या बराबर होती है। ये बात आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स? ओके अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, फंक्शन को हम लोग अब उसके टाइप्स देखते हैं, किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, बेसिक 4 टाइप्स हैं। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन या 1-1 फंक्शन, और जो 1-1 नहीं होते उन्हें हम लोग कहते हैं मेनी 1 फंक्शन। ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, और जो सर्जेक्टिव नहीं होते, ऑन टू नहीं होते, उन्हें हम लोग कहते हैं इन टू फंक्शंस। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, 1-1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, ये 4 टाइप के बेसिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। किस किस टाइप के फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट वन इज इंजेक्टिव और 1-1 फंक्शन। इंजेक्टिव और 1-1 फंक्शन। इंजेक्टिव और 1-1 फंक्शन का मतलब होता है, आप इसको कह सकते हो ऐसे कि यूनिकनेस ऑफ प्री इमेज। आप ये तो देखते हो कि भाई एक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए, फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए, ये तो आप जानते हो। बट क्या हर एलिमेंट का, इधर के हर एलिमेंट का प्री इमेज भी यूनिक होना चाहिए? नहीं। आपने देखा था, आपने एक एग्जाम इसी का बना लेता हूँ मैं 1 का इमेज ये दे देता हूँ, 2 का इमेज भी ये दे देता हूँ, 3 का इमेज ये दे देता हूँ, 4 का इमेज मैं ये दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस एलिमेंट का प्री इमेज यूनिक नहीं है, इस एलिमेंट का कोई प्री इमेज ही नहीं है, इस एलिमेंट का कोई प्री इमेज ही नहीं है, इस एलिमेंट का प्री इमेज है और यूनिक है, इस एलिमेंट का प्री इमेज है और यूनिक है। तो इसीलिए प्री इमेज की बात करो तो प्री इमेज किसी बी के किसी एलिमेंट का प्री इमेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्री इमेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और होगा तो उसका यूनिक होना भी जरूरी नहीं। तो इन्हीं कंडीशंस पे हम लोग इसे डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो यहाँ पर यूनिकनेस ऑफ प्री इमेज, यूनिकनेस ऑफ प्री इमेज का मतलब है कि बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज होना जरूरी नहीं है, बट जिनका होगा वो यूनिक होगा। 1-1 की कंडीशन है कि भाई कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिनका भी होगा वो यूनिक होगा। तो ये कहता है 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। समझ गए बच्चों? 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। सो कैसे डिफाइन करते हैं? अ फंक्शन f from a to b is said to be 1-1 or injective, to be 1-1 or injective 1-1 if, क्या कंडीशन है? if fx is equal to fy then x is equal to y for every x comma y belongs to a। जब कभी भी इमेजेज आपस में इक्वल हों उनके प्री इमेजेज भी आपस में इक्वल होंगे। जब कभी भी इमेजेज आपस में इक्वल हों, जैसे कि आपने एक फंक्शन बनाया a से b पर
ये आपने फंक्शन बनाया f, यहाँ पर लिया x, यहाँ पर लिया y, x का इमेज f ऑफ x, y का इमेज f ऑफ y। खुद सोचो, अगर आपने fx और fy को इक्वल कर दिया, मतलब इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया, ऐसे करके मिला दिया इन दोनों को, अगर fx और fy इक्वल हो जाए तो ये दोनों एक हो गए, ये दोनों एक होगा, और ये दोनों एक नहीं हुए, ये दोनों अलग अलग रहे, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स का, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का एक इमेज मिल जाएगा। और दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का एक इमेज मिल जाएगा, मतलब इसके दो डिस्टिंक्ट प्री इमेजेज हो जाएंगे, और ये फंक्शन 1 1 नहीं कहलाएगा। इसीलिए 1 1 फंक्शन होने के लिए रिक्वायर्ड है कि fx इज इक्वल टू fy इम्प्लाइज x इक्वल्स टू y, और यू कैन से x इज नॉट इक्वल टू y इम्प्लाइज fx इज नॉट इक्वल टू fy। ठीक है, एक ही बात है दोनों, x इज नॉट इक्वल टू y इम्प्लाइज fx इज नॉट इक्वल टू fy। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों बराबर नहीं हुए तो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा, तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आप ऐसे भी इसे देख सकते हो, ऐसे भी इसे देख सकते हो। अगर आप इसे वर्ड्स में लिखो तो आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप इसे वर्ड्स में, दैट इज images of distinct elements of A are distinct in B। ठीक है, A के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का इमेज B में डिस्टिंक्ट हो, A के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का इमेज B में डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, अगर A में एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो B में भी एलिमेंट्स इक्वल, उनके इमेजेस इक्वल्स नहीं होंगे। समझ गए? तो ये फंक्शन कहलाता है 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। तो जब कभी भी आपको किसी फंक्शन को 1 1 दिखाना हो, आप ये काम कर सकते हो। मिटा दूं ये डायग्राम्स? सर वाई साइड वाला एग्जाम्पल समझा दो। कभी कभी वॉइस क्लियर नहीं आती है आपके पास? ग्राफ क्या? हाँ, वो 1 1 होता है। ग्राफ के थ्रू अगर देखो तो वो 1 1 होता है। अगर आप कोई फंक्शन का ग्राफ बनाओ और ग्राफ बनाने के बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन लो, वो उस ग्राफ को एटमोस्ट 1 पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन 1 1 होता है। वो ग्राफ में हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में कि 1 1 फंक्शन को ग्राफिकली कैसे देखते हैं, ऑन टू फंक्शन को ग्राफिकली कैसे देखते हैं, या बाकी प्रॉपर्टीज इनकी कैसे चेक करते हैं, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तो हम लोग बस इनके डेफिनेशन को यूज करना है काउंटेबल अनकाउंटेबल में, तो इसीलिए ये फंक्शन में हम लोग इस टॉपिक को रिविजिट करेंगे, तब हम लोग देखेंगे। अच्छा, आपने कहा कि क्या बता दूं, कौन सा एग्जाम्पल से समझा दूं? मान लो आपको कभी भी दिखाना हो कि कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं है। जब कभी भी दिखाना हो कि कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भाई 1 1 चेक करना हो कि 1 1 है कि नहीं। तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे कि लेट fx इज इक्वल टू fy, ये मान लोगे। एंड स्टेप 2 में सॉल्व करके सो दैट x इज इक्वल टू y, सो दैट x इज इक्वल टू y ओनली। ठीक है, अगर स्टेप 1 में आपको fx इक्वल्स टू fy मानना है और उसके बाद आपको दिखा देना है कि अगर ये है तो इससे आप मिलेगा x इज इक्वल टू y। फॉर एग्जाम्पल
आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो इसका। मान लो आपको दिखाना है कि सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 ऑन इन आर में ये फंक्शन 1 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैसे दिखाओगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ऐसे मान लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, दैट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x minus y into x square plus xy plus y square equals to 0. This implies x minus y equals to 0 and this implies x is equal to y. ठीक है, this implies x is equal to y. Why? Because x square plus xy plus y square, x square plus xy plus y square is equal to x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बाई 4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 3y स्क्वायर बाई 4। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे और यहाँ पर वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 3y स्क्वायर बाई 4 लिख दिया। ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस इतना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। और दो स्क्वायर का सम, ठीक है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो 0 तभी हो सकता है जब x और y दोनों के दोनों 0,0, समझ गए, और तब भी होंगे जब दोनों 0 होंगे तो x इज इक्वल टू y होगा ही, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज वाई दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू y। आपने एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई से चलना शुरू किया और अब पहुंच गए x इक्वल्स टू y पर। दैट मीन्स ये फंक्शन 1 फंक्शन है, देयरफॉर f इज, या यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर f इज 1 ये फंक्शन 1 फंक्शन है। तो जब भी आप किसी फंक्शन को 1 दिखाना चाहोगे आप उन्हें इस तरीके से दिखा सकते हो। आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 इन आर में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता आर में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 फंक्शन? क्योंकि इसमें भी आप लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड एक्स प्लस वाई into x minus y equals to 0. This implies x is equal to y और x is equal to minus y. अब यहाँ पे देखो x is equal to y तो एक फैक्टर मिल रहा है, पर दूसरा फैक्टर x is equal to minus y भी मिल रहा है। एक फैक्टर आपको x is equal to y मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरा फैक्टर आपको x is equal to minus y भी मिल रहा है। और यहाँ पर और है, और का मतलब या तो ये सही हो तब भी ये हो सकता है, या फिर ये गलत हो और ये सही हो तब भी ये हो सकता है। तो दिस इम्प्लाइज दिस का मतलब क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दिस, इफ दिस देन दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी ये होगा तो ये सही होगा। लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 ले लो, y इक्वल्स टू -2 ले लो, तब भी f ऑफ 2 इक्वल्स टू f ऑफ -2 हो रहा है, लेकिन 2 इक्वल्स टू -2 नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल्स टू -y को। इसी कारण से ये फंक्शन नहीं है। इसी कारण से यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा ओनली, ताकि सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू y मिले हमेशा। समझ में आई बात? सो फर्स्ट फंक्शन इज 1 सेकेंड फंक्शन इज नॉट 1 इन आर। यहाँ पे ओनली वर्ड होना जरूरी है, क्योंकि और केस से भी अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई आ गया तो फिर तो ये फंक्शन 1 नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई आपके बच्चों? वीडियो ब्लर हो रही है।
वीडियो सही नहीं आ रही है आपके पास? सही आ रही है सर, सही आ रही है, आ रही है सर। अब ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके, सही आ रही है। और एक आध बच्चे जिनके पास सही नहीं आ रही होगी, वो एक बार शायद नेटवर्क इशू होगा, तो मतलब प्रॉपरली वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा हो। डाउनलोड का मतलब वो स्ट्रीम नहीं हो पा रहा होगा प्रॉपरली, शायद इसलिए सही नहीं आ रही होगी। बाकी तो बाकी बच्चों को आ रही है सही, है ना? तो एक बार देख लेना। बाकी हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे आज से या कल से, तो उसमें आपको दिख जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, उसमें तो क्लियर ही आएगा। उसमें तो आप जब चाहोगे तब देख सकते हो, जब आपके पास नेट हो जाए तब देख लेना। ठीक है, सो मिटा दूं बच्चों? 1-1 समझ गए आप लोग? 1-1 फंक्शन किसे कहते हैं? ग्राफिकली दिखाऊंगा। ये ग्राफिकली जैसे आदित्य बोल रहा था कि सर ग्राफ बना लें, तो जैसे ये होता है x³ का ग्राफ और ये होता है x² का ग्राफ। तो आप देख सकते हो कि अगर इस ग्राफ में आप x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो, तो वो लाइन ग्राफ को एक और केवल एक पॉइंट पर, यहाँ तो ऑन टू भी इसलिए केवल एक बोल रहा हूँ, अदरवाइज सिर्फ 1-1 रहता है तो हम लोग कहते हैं अधिक से अधिक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी लाइन ग्राफ को। और जो फंक्शन 1-1 नहीं रहता है उसमें कम से कम एक लाइन आपको दिख जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो ग्राफ को कम से कम 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और एक लाइन भी ऐसे दिख जाए जो ग्राफ को कम से कम 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो फिर वो फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं रहता। ये बातें मैं लिखवाऊंगा आपको फंक्शन के टाइम पर। ठीक है, अभी तो हम लोग बस डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, ग्राफ की तरफ नहीं जा रहे। ओके स्टूडेंट्स, मिटा दूं मैं इन्हें बच्चों? नहीं, x की पावर 4 1-1 फंक्शन नहीं होगा। x का कोई भी इवन पावर लोगे वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, x का कोई भी इवन पावर लोगे वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। R में डोमेन भी मैटर करता है कि कहाँ पर देख रहे हो। अब x² 1-1 है, अगर आप x² 1-1 है, अगर आप इसका डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स का लेते हो, r+ लेते हो, तो x² 1-1 है, क्योंकि x = -y वाली कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि x और y दोनों आपको डोमेन से लेने हैं। डोमेन आपने पॉजिटिव रियल नंबर का ले लिया, तो इसका मतलब कि x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। तो x और y जब दोनों पॉजिटिव हैं तो x = -y कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि x = -y तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब एक दोनों में से एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। तो इसीलिए ये फेल हो जाएगा और सिर्फ x = y रह जाएगा। तो डोमेन पर भी डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन 1-1 है या नहीं है। fx = x² इज नॉट 1-1 इन r, बट fx = x² इज 1-1 इन r+ में ये फंक्शन 1-1 है। पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट में ये फंक्शन 1-1 है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट में x = -y कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो इसीलिए दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब x⁴ आपने पूछा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पूरा डोमेन ले रहे हो, r ले रहे हो, हाँ, तब वो नहीं है 1-1। अगर आपने डोमेन ले लिया पॉजिटिव रियल नंबर्स का, तो वो है 1-1। ठीक है, क्या? हाँ, log x भी 1-1 है, log x भी 1-1 है आदित्य। मिटा दूं? 1-1 कौन सा फंक्शन 1-1 है, कौन सा फंक्शन 1-1 नहीं है, अलग अलग फंक्शंस की बात करेंगे फंक्शन के टाइम पर। अभी बस 1-1 का डेफिनेशन समझो आप। ठीक है, 1-1 का डेफिनेशन समझो और 1-1 का बेसिक एग्जांपल समझा दिया। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इंटरेस्टेड हैं 1-1 फंक्शन कहते किसे हैं और उनकी काउंटिंग में, ताकि हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट को डिफाइन कर सके। ओके, बाकी 1-1 ऑन टू ये सेकेंड यूनिट में फंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मिटा दूं इन्हें? किसी बच्चे ने आंसर कहा? किसी ने नहीं कहा अभी?
यस सर, ओके। अच्छा, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता उस फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड हो गया 1 1 के बाद मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब फंक्शन, अब क्या होता है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता तो जो 1 1 का स्टेटमेंट है उसका नेगेशन लिख दो। तो इसका नेगेशन कैसे लिखोगे मेनी वन फंक्शन में? अब फंक्शन f from a to b is said to be many one if यहां पे कहा जा रहा है कि fx इज इक्वल टू fy हो तो x इज इक्वल टू y हो हमेशा, फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू a। तो इसका नेगेशन क्या होगा? इफ देयर एग्जिस्ट, फॉर एवरी का नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट x कॉमा y बिलोंग्स टू a, एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट करे a के अंदर सच दैट x is not equal to y and fx is equal to fy। अगर एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट करे डोमेन ए के अंदर जो आपस में डिस्टिंक्ट हों लेकिन उनके इमेजेस आपस में इक्वल हो जाएं, तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के सेम इमेज मिल जाएंगे, और दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के सेम इमेज मिल जाएंगे तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा, क्योंकि 1 1 फंक्शन के अकॉर्डिंग इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट इन बी। बट हम लोगों को एक ऐसा पेयर मिला ए में जो आपस में डिस्टिंक्ट है लेकिन उनके इमेजेस इक्वल हो गए। So that is why this function is not 1 1 and that is why this function is called many one function। ओके बच्चों, तो ये मेनी वन फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा था, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ मेनी वन फंक्शन इन आर, इज अ मेनी वन फंक्शन इन आर। सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के सेम इमेज मिल जाए, ये आर में मेनी वन फंक्शन कहलाता है। तो जो भी फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मेनी वन फंक्शन होगा। आपको इस स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना था, वो लिख दिया बस और आपका काम हो गया। सो ये आपने देखा 1 1 फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन, 1 1 फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। लिख लो। विशंबर को ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। हाँ विशंबर, आपको ऑडियो क्लियर नहीं आ रही? बाकी बच्चों को आ रही होगी, क्योंकि और भी बच्चों को नहीं आती तो वो भी बोलते कि सर नहीं आ रही, लेकिन बाकी बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब उनको आ रही है क्लियर ऑडियो। अच्छा सर, कभी कभी नहीं आती, कभी कभी नहीं आती। ये ऑडियो कभी कभी क्यों नहीं आती? कुछ टेक्निकल बात है, मैं पता करवाता हूँ कि क्यों नहीं आती कभी कभी ऑडियो क्लियर, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है जिससे कि कभी कभी ऑडियो ब्रेक हो रही है ना बच्चों? मैंने तो सुना था, मैंने पूछा था कि जैसे क्यों नहीं आती, तो ये रिसीवर और ट्रांसमीटर का है कि भाई अगर मैं इस साइड मुड़ जाता हूँ, कभी जैसे ऐसे मुड़ गया, तो हो सकता है कि ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों में वो कनेक्शन ना हो और आवाज़ टूट जाए, तो शायद ऐसा होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर मैं ऐसे ही रहूं तो। बट ऐसे मैं कब तक रहूँगा? ऐसे तो होऊंगा ही, ऐसे ही पढ़ाऊँगा। चलो ठीक है, ऐसे ही पढ़ाता हूँ आपको, तो आपको ऑडियो क्लियर आएगी।
ओके बच्चों, एक बच्चे ने पूछा कि सर एक्स स्क्वायर इज मेनी वन इन 0 to इन्फिनिटी। नहीं, एक्स स्क्वायर इज 1 इन 0 to इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर इस इंटरवल में मेनी वन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में आपको दो ऐसे एक्स और वाई नहीं मिलेंगे जिनका इमेज सेम हो। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट एक्स और वाई ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका इमेज सेम हो। ओके स्टूडेंट्स, so this function fx equals to x square is 1 in 0 to infinity। आप देख लो ना, चलो ठीक है, मैं लिखवा ही देता हूँ कि सेकेंड fx equals to x square is 1 in 0 to infinity। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई आपने मान लिया, इससे आपको मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इससे आपको मिला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड वेयर x भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ये तभी संभव हो सकता है जब x इक्वल्स टू 0 हो और y भी इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स x इक्वल्स टू y हो। जब आपका x भी नॉन नेगेटिव है, y भी नॉन नेगेटिव है, दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों ही 0 हों। आपने ऐसा सुना होगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। ऐसा सुना होगा आपने कि भाई दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम, ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा, और दोनों को जोड़ने के बाद 0 मिल रहा है, इसका मतलब दोनों ही 0 रहे होंगे। और इसीलिए यहाँ पर भी वही बात है कि आपने कहा है कि भाई डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, तो जो भी आप x और y लोगे डोमेन से ही लोगे। अब अगर डोमेन 0 से इन्फिनिटी है तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों नॉन नेगेटिव है, तो उनका सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों खुद 0 हों। तो x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। ये दोनों जब 0 हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू y हो जाएगा। आई बात समझ में आपके बच्चों? तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और x इज इक्वल टू वाई यहाँ से आपको जनरल मिल ही रहा है, तो ये आपको कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ये वाला भी अगर 0 होता है फैक्टर तब भी आपको यही मिलता है। इसीलिए हर केस में आपको x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू वाई ही मिलेगा, एंड दैट इज वाई दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब तो मैं ऐसे मुड़ नहीं सकता, क्योंकि ऐसे मुड़ूंगा तो फिर ये उधर चला जाएगा और आवाज़ कट जाएगी। तो अब मैं ऐसे ऐसे ही चलूँगा, पीछे भी ऐसे ही आऊँगा। ठीक है? ओके, सो लिख लो। आप लोग लिख ही लिया होगा शायद, अभी तक तो लिख लिया होगा बच्चों। मिटा दूँ मैं? क्या बोल रहे हैं बच्चे? यस सर नहीं कहा किसी ने? ओके, सो मैं मिटा देता हूँ इसे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप। अच्छा ऐसे, अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के कॉन्सेप्ट में आपको मिलता है यूनिकनेस नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ प्री इमेज। एग्जिस्टेंस ऑफ प्री इमेज। प्री इमेज का एग्जिस्टेंस। प्री
प्री इमेज का एग्जिस्टेंस, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आपने देखा था कि इन जनरल फंक्शन के अंदर, इन जनरल किसी भी फंक्शन में कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज होना कोई ज़रूरी नहीं होता। इन जनरल फंक्शन में कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता, आप जानते हो। लेकिन अगर आपका फंक्शन सरजेक्टिव है या ऑन टू है तो उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ प्री इमेज, मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा डोमेन में। एग्जिस्टेंस ऑफ प्री इमेज मतलब कोडोमेन के सभी एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। सो इंजेक्टिव फंक्शन बेस्ड होता है यूनिकनेस ऑफ प्री इमेज पे और सरजेक्टिव फंक्शन बेस्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ प्री इमेज पे। ओके बच्चों, सो इसको लिख लो, आप लोग लिख लो कि लेट अ फंक्शन f from a to b is said to be a function f from a to b is said to be surjective or onto if for every y belongs to b, मतलब b के सभी एलिमेंट के लिए for every y belongs to b there exists x belongs to a। ठीक है, y के b के सभी एलिमेंट y के लिए a में एक ऐसा x होना चाहिए such that y equals to fx, that means y is image of x, y is equal to fx, that means y is image of x और x is pre image of y। आपने लिखा ही था बेसिक नोटेशन के टाइम पर। सो y इज इक्वल टू fx, मतलब b के सभी एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। और b के जिन एलिमेंट्स का प्री इमेज होता है, मतलब b के जो एलिमेंट्स इमेज होते हैं a के एलिमेंट्स के, उनका सेट क्या कहलाता है? रेंज। तो इसका मतलब अगर y के सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज हो जाए, इसका मतलब b के सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज हो जाए, इसका मतलब b के सभी एलिमेंट्स इमेज बन जाए और b के सारे एलिमेंट्स इमेज बन जाएं, मतलब b के सारे एलिमेंट्स रेंज में आ जाएं। ठीक है, तो b के अगर सारे एलिमेंट्स रेंज में आ जाएंगे तो b कोडोमेन रेंज का सबसेट हो जाएगा। आपने फंक्शन के टाइम पर देखा था कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, इस केस में कोडोमेन रेंज का सबसेट हो जाएगा। तो a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a इम्प्लाइज a इक्वल्स टू b। सो इस केस में कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो जाएंगे। आइए बात समझ में बच्चों। सो अगर फंक्शन सरजेक्टिव है देन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होगा। सो इन दिस केस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे समझ गए आप लोग? क्योंकि b के सारे एलिमेंट रेंज के एलिमेंट बन गए, b के सारे एलिमेंट्स इमेज बन गए। ओके स्टूडेंट्स, लिख लो। फिर मैं मिटा देता हूं इसे। इधर वाला पार्ट तो लिख ही लिया होगा शायद आप लोगों ने, तो पुराना पार्ट है। तो ये बात हुई सरजेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि भाई ऑन टू चेक करना है, सरजेक्टिव चेक करना है। तो इसलिए स्टेप 1 में आपको क्या करना पड़ेगा? लेट y बिलोंग्स टू b, जो भी कोडोमेन दिया हुआ है उसका एक जनरल आर्बिट्रेरी एलिमेंट y मान लो। एंड स्टेप 2 में सॉल्व fx इज इक्वल टू y फॉर x। x के लिए आप fx इक्वल्स टू y को सॉल्व कर दो। स्टेप 2 में आप x के लिए fx इक्वल्स टू y को सॉल्व कर दो। x के लिए का मतलब कि इसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू समथिंग ले आओ, x एज अ फंक्शन ऑफ y ले आओ। ठीक है, स्टेप 3 में
इफ एट लीस्ट वन, कम से कम एक x बिलोंग्स टू a, ठीक है, इफ एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, इसके सॉल्यूशन से जो आपको x मिला उसका अगर कम से कम एक वैल्यू भी, वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a या लाइज इन a, डोमेन a, देन f इज ऑन टू। मतलब तब y का कम से कम एक प्री इमेज मिल जाएगा। हमें तो ज़्यादा प्री इमेज थोड़ी चाहिए, बस प्री इमेज एग्जिस्ट करे तो कम से कम एक प्री इमेज मिल जाएगा और ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, ये फंक्शन सर्जेक्टिव कहलाएगा। समझ में आई बात? तब वो फंक्शन सर्जेक्टिव कहलाएगा। सो सर्जेक्टिव चेक करने का, ऑन टू चेक करने का ये तरीका है, कोडोमेन का कोई जनरल एलिमेंट ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई को, उस जनरल एलिमेंट को वाई मान लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, और जो एक्स की वैल्यू जाए उनमें से देखो कि क्या कम से कम एक भी एक्स ऐसा है जो डोमेन ए के अंदर है। अगर एक भी एक्स ऐसा मिल जाए, सारे एक्स की ज़रूरत नहीं है, एक भी एक्स ऐसा मिल जाए जो डोमेन ए के अंदर है तो ये फंक्शन ऑन टू है। ओके बच्चों, ऑन टू चेक करने का ये तरीका हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देख सकते हो इसका। मान लो आपने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख लो एफ फ्रॉम आर टू आर such that fx is equal to x square is not onto, is not onto, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। वाई? बिकॉज आपको कोडोमेन का जनरल एलिमेंट लेना है, तो जनरल एलिमेंट आप ले लो। बिकॉज इफ y इज इक्वल टू -1 देन fx is equal to y implies x square equals to -1 has no solution। इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, कौन से आएंगे? x is equal to iota and minus iota, दो सॉल्यूशन आएंगे, आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 के दो सॉल्यूशन आ गए। क्या दोनों डोमेन में से, दोनों में से कोई भी एक डोमेन का एलिमेंट है? क्या दोनों में से कोई भी एक है जो आर का एलिमेंट है? नहीं है। ठीक है, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to domain R such that x square equals to -1। अब -1 जो है ये कोडोमेन का एलिमेंट है। सो कोडोमेन के एलिमेंट -1 के लिए आपको डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं मिला। सो इसीलिए आप कह सकते हो therefore f is not onto, f is not onto, तब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। लिख लो, लिख लिया बच्चों? ओके, लिख लिया। दूसरा एग्जाम्पल, f from R to R such that fx equals to x cube is on to फंक्शन। fx equals to x cube करोगे तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। क्यों होगा ऑन टू फंक्शन? तो वैसे ही चेक कर लो। बिकॉज फॉर एवरी y belongs to R, for every y belongs to R, fx is equal to y implies x cube is equal to y implies x is equal to
क्यूब रूट ऑफ वाई, ये भी आर का एलिमेंट होता है। हर एलिमेंट, हर रियल नंबर का जो क्यूब रूट होता है वो भी आर का ही एलिमेंट होता है। ठीक है, 3 एलिमेंट्स बनते हैं, ऐसा होता है। देखो ये ऐसा होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज, या आप इसको ऐसे रहने दो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई को ऐसे लिख लो, एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 1/3 वाई रेज टू पावर 1/3 इंटू ओमेगा एंड वाई रेज टू पावर 1/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा ना, एक्स क्यूब माइनस वाई इक्वल्स टू 0 करोगे, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग जितने डिग्री का आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके एग्जैक्टली उतने ही रूट्स होते हैं, वेदर रियल और कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसको 3 रूट्स होंगे। ठीक है, और ये जो 3 रूट्स होंगे इनमें से ये तो नॉन रियल है, ये आर के अंदर नहीं है, डोमेन के अंदर नहीं है, ये भी डोमेन के अंदर नहीं है, लेकिन ये वाला जो होगा वो तो डोमेन के अंदर होगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि कम से कम एक एलिमेंट भी आ जाए, एक्स की कम से कम एक ऐसी वैल्यू भी आ जाए जो डोमेन के अंदर है, तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो एक वैल्यू तो हमें मिल ही रही है। सो x equals to y raised to power 1/3 belongs to R domain, therefore f is onto। हर y के लिए आपको x मिल रहा है, y की पावर 1/3, तो इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पर दोनों ही कॉम्प्लेक्स आ गए थे, आर में आपको कुछ नहीं मिला तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं रहा। यहाँ पर आप कुछ भी कर लो, एक रियल आपको तो मिल ही रहा है, मतलब आपको डोमेन का एक एलिमेंट मिल ही रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू है। बात समझ में आई आपके बच्चों? ये कौन सा फंक्शन ऑन टू नहीं है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है, कैसे चेक करते? तो ये आपने ऑन टू फंक्शन देख लिया, सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन देख लिया। उसके बाद चौथा होता है इनटू फंक्शन। फोर्थ फंक्शन इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा। तो जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा, मतलब जो इस स्टेटमेंट का नेगेशन देगा। तो इसको लिख सकते हो, अ फंक्शन f from a to b is said to be into function is said to be into function if for every का नेगेशन क्या होता है? there exist, so there exist y belongs to b, b में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिले, there exist के साथ आता है such that, देयर एग्जिस्ट का नेगेशन होता है फॉर एवरी, सच दैट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए वाई इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। इस स्टेटमेंट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स का नेगेशन होता है वाई इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। तो इनटू फंक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ है? ऑन टू का जस्ट नेगेशन। इसीलिए कहते हैं जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा। तो क्या होगा? इफ देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट y is not equal to fx for every x belongs to a, मतलब कि एक ऐसा कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसका डोमेन में कोई प्री इमेज ना हो, y किसी भी x के लिए fx के बराबर ना हो, मतलब y a के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। अगर एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा मिल जाए आपको तो फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है। ऑन टू का नेगेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ प्री इमेज वाली बात फॉल्स हो जाए, मतलब कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा। ओके बच्चों, और उस केस में रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। इन दिस केस, आवाज ज़्यादा आ रही है सर? प्लीज़ माइक को थोड़ा नीचे कीजिए, ब्रीदिंग की आवाज़ आ रही है, जब जब बोलेंगे तब तब ये आएगी। चलो, सो इन दिस केस रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन।
In this case, range is a proper subset of codomain. Range codomain का proper subset होता है. Okay students, so into function में range is a proper subset of codomain. Range is a proper subset of codomain. So onto function हो गया और into function हो गया. ये चार टाइप के फंक्शन होंगे. जो ऑन टू नहीं थे वो इनटू थे. फॉर एग्जाम्पल f from r to r such that fx equals to x square is into function, is into function. इसे हम लोग into function कहते हैं. अब ये चार फंक्शंस हैं, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन. इन चारों के कॉम्बिनेशन से चार फंक्शन बन जाएंगे. कौन कौन से? वन ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन. सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों मिल गए तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है. ठीक है, वन ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन. इसे हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं और वन कॉरेस्पॉन्डेंस. इसे हम लोग वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं. वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन को ही वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहा जाता है. सेकेंड, वन ऑन टू हो गया. उसके बाद वन इनटू फंक्शन. वन ऑन टू फंक्शन के बाद वन इनटू फंक्शन. उसके बाद मेनी वन ऑन टू फंक्शन और फोर्थ है मेनी वन इनटू फंक्शन. तो वो जो फंक्शंस हैं उनके कॉम्बिनेशन से इस टाइप के फंक्शंस बने. वन ऑन टू फंक्शन, वन इनटू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन. ओके, ये डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा. इनटू फंक्शन का डेफिनेशन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों. ओके, अब आप हम लोग आ जाते हैं. ये तो कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं, डायग्राम्स देखते हैं, जिससे हम लोग समझते हैं कौन सा फंक्शन किस टाइप का है. तो ये चार टाइप के हम लोगों ने फंक्शन बनाए. इसमें फर्स्ट आपको दिखेगा ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, वन एंड ऑन टू फंक्शन है. ये फंक्शन वन ऑन टू फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन इज वन ऑन टू फंक्शन. सेकेंड फंक्शन इज वन इनटू फंक्शन. थर्ड फंक्शन इज many one on to function. Third function is many one on to function and fourth function is many one into function. फोर्थ फंक्शन इज मेनी वन इनटू फंक्शन. तो ये चार टाइप के आपको फंक्शन जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है उनको आप डायग्राम से देख पाओगे. वन ऑन टू फंक्शन, वन इनटू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन.
ओके बच्चों, देख सकते हो आप इन्हें। Is 1 1 also a subset of many 1 function? अरे नहीं भाई, 1 1 सबसेट कैसे हो सकता है? 1 1 एंड मेनी 1 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट या नेगेशन ऑफ ईच अदर। ठीक है, जो फंक्शन 1 1 होगा वो मेनी 1 नहीं हो सकता, जो मेनी 1 होगा वो 1 1 नहीं हो सकता। मेनी 1 इज नेगेशन ऑफ 1 1, 1 1 इज नेगेशन ऑफ मेनी 1। सो 1 1 एंड मेनी 1 तो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। ऑन टू एंड इन टू तो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। एक सेट बन गया 1 1 और 1 1 नहीं है तो मेनी 1। ठीक है, ये है 1 1 नहीं है तो मेनी 1। दूसरा हो गया ऑन टू है तो ऑन टू है, नहीं है तो इन टू है। ऑन टू और इन टू कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो 4 केसेज बने, 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 इन टू। इस टाइप से 4 फंक्शंस बने, 4 टाइप्स बने। ओके, सो ये 1 1 और मेनी 1 तो दोनों एक दूसरे के जस्ट नेगेशन है, ऑपोजिट हैं, तो सबसेट की तो बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, अब 1-2 पॉइंट्स हैं, उन्हें लिख लो आप। 1-2 पॉइंट्स है, उन्हें लिख लो। इफ cardinality of domain is less than cardinality of codomain, if cardinality of domain is less than cardinality of codomain, then a function, then the function can never be ऑन टू फंक्शन। किसी भी फंक्शन में जब भी डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से कम हो तो वो फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। 1 1 हो सकता है, मेनी 1 हो सकता है, इन टू हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ऑन टू कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? देखो, आप जानते हो कि रेंज की कार्डिनलिटी जो होती है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन होती है। पता है आपको, रेंज की कार्डिनलिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन होती है। एंड हियर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन दिया गया है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? a इज लेस देन इक्वल टू b, b इज लेस देन c, implies a इज लेस देन c. That means cardinality of range is strictly less than cardinality of codomain. ये आपको शुरू में मैंने बताया था कि रेंज की कार्डिनलिटी हमेशा डोमेन की कार्डिनलिटी से कम या बराबर होती है। यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है कि डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से कम है। तो इसका मतलब a इज लेस देन इक्वल टू b, b इज स्ट्रिक्टली लेस देन c, implies a इज स्ट्रिक्टली लेस देन c। और इस कारण से अगर रेंज की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से कम है, दैट मीन्स रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। और जब रेंज प्रॉपर सबसेट हो गया कोडोमेन का, दैट मीन्स f इज नेवर ऑन टू, f इज ऑलवेज इन टू। जो कभी ऑन टू नहीं होगा वो हमेशा इन टू फंक्शन होगा। तो इसका मतलब जब कभी भी फंक्शन में डोमेन की कार्डिनलिटी कम हो, कोडोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा हो, वो फंक्शन हमेशा ही इन टू फंक्शन होगा, वो फंक्शन कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ओके बच्चों, ये डायग्राम इधर का मिटा दूं मैं, इस साइड का डायग्राम।
अब हम लोग आ जाते हैं अगले पॉइंट पर कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, अगर डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से ज़्यादा हो, देन द फंक्शन कैन नेवर बी 1-1। तो फंक्शन कभी भी 1-1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो फंक्शन कभी भी 1-1 नहीं हो सकता है, हमेशा मैनी 1 होगा। अगर डोमेन की कार्डिनलिटी कम है कोडोमेन की कार्डिनलिटी से तो फंक्शन कभी ऑन टू नहीं हो सकता, और डोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा है कोडोमेन की कार्डिनलिटी से तो फंक्शन कभी 1-1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप जानते हो कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। Range is subset of codomain. This implies cardinality of range is always less than or equal to cardinality of codomain. And here it is given that here cardinality of codomain is strictly less than cardinality of domain. कोडोमेन की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी से कम है। सो A इज लेस देन इक्वल टू B, B इज लेस देन C। सो इन दोनों से आप क्या कहोगे? कार्डिनलिटी ऑफ रेंज इज स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन का मतलब क्या हुआ? आपको याद होगा मैंने बताया था कि फंक्शन 1-1 होता है। जब भी फंक्शन 1-1 होता है तो उस फंक्शन के डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए इमेज भी डिस्टिंक्ट होते हैं कोडोमेन में। इसका मतलब कि जितने एलिमेंट्स डोमेन में होते हैं उतने ही एलिमेंट्स उसके रेंज में होते हैं। दैट मीन्स अगर आपका फंक्शन 1-1 है तो डोमेन की कार्डिनलिटी और रेंज की कार्डिनलिटी इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेंज की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी से स्ट्रिक्टली लेस है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। और अगर ऐसा है देन एफ इज नॉट या एफ इज नेवर 1-1। क्योंकि अगर आपका फंक्शन 1-1 है तो 1-1 फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x इज नॉट इक्वल टू y इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू डोमेन। इसका मतलब है कि जब भी जो भी एलिमेंट्स डोमेन में डिस्टिंक्ट होंगे उनके इमेजेस रेंज में डिस्टिंक्ट होंगे। सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के इमेजेस डिस्टिंक्ट होंगे। दैट इज वाई जितने एलिमेंट्स डोमेन में होंगे उतने ही एलिमेंट्स रेंज में होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मिला कि भाई रेंज में डोमेन से कम एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के सेम इमेजेस पॉसिबल हो रहे हैं वहाँ, और इसी कारण से ये फंक्शन 1-1 नहीं है। क्लियर है बच्चों? सो डोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा हो कोडोमेन से तो फंक्शन आपका 1-1 नहीं हो सकता, कम हो तो ऑन टू नहीं हो सकता। इन दोनों को कंबाइन कर लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो तो आप एक लाइन में बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो एक लाइन में? कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, इफ कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज नॉट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, अगर डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनलिटी इक्वल नहीं हो, मतलब या तो ये वाला केस हो या फिर ये वाला केस हो, देन f कैन नेवर बी a bijective function। f कभी भी 1-1 ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। अगर डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनलिटी इक्वल नहीं है तो ये दोनों तो फंक्शन कभी भी बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, 1-1 ऑन टू नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इक्वल नहीं है तो या तो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। ग्रेटर देन होगी तो 1-1 में प्रॉब्लम हो जाएगी, और बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों चाहिए। सो अगर ग्रेटर देन है यहाँ पर कंडीशन तो 1-1 को प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर लेस देन है कंडीशन तो ऑन टू को प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दोनों केसेज में एक तो मिसिंग है, इसीलिए अगर ये इक्वल टू नहीं है तो फंक्शन कभी भी बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, सो 2 पॉइंट रिपीट।
पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर डोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा हो, कोडोमेन की कार्डिनलिटी कम हो, तो ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 1 1? क्योंकि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। हमेशा होता है किसी भी फंक्शन में, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, आप जानते हो। और सबसेट की कार्डिनलिटी सेट की कार्डिनलिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो कार्डिनलिटी ऑफ रेंज इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। ठीक है, यहाँ पर गिवन है कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। ठीक है, और इन दोनों को अगर कंबाइन कर लो, इन दोनों स्टेटमेंट को, तो a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन c इम्प्लाइज a इज लेस देन c। सो रेंज की कार्डिनलिटी इज स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। यहाँ तक समझ गए आप? अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपका फंक्शन 1 1 है तो रेंज और डोमेन की कार्डिनलिटी इक्वल होती है। 1 1 फंक्शन के केस में रेंज और डोमेन की कार्डिनलिटी इक्वल होती है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होते हैं 1 1 फंक्शन के केस में। इसीलिए डोमेन में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके इमेजेस भी एग्जैक्टली उतने ही होते हैं, इसीलिए ये दोनों की कार्डिनलिटी सेम होती है। बट यहाँ पर ये लेस देन दे दिया, इसका मतलब इन दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल नहीं है और इसीलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। समझे? इसीलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ओके बच्चों, तो मिटा दूं इसे, लिख लो। ओह सॉरी, वो मैंने ही ऑफ़ कर लिया था। ये पानी पी रहा था तो पानी पीते समय मैंने इसे ऑफ़ कर लिया था, फिर पानी पीने के बाद ऑन नहीं किया। कोई नहीं, अब फिर से बोल देता हूँ कि अब हम लोग नंबर ऑफ़ फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ़ फंक्शंस में हम लोगों ने मान लिया कि एक सेट लिया नॉन एम्प्टी सेट जिसकी कार्डिनलिटी m है, और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट लिया जिसकी कार्डिनलिटी n है। ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया जिसकी कार्डिनलिटी m है, दूसरा नॉन एम्प्टी सेट लिया उसकी कार्डिनलिटी n है। देन पहला पॉइंट है कि द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b is equal to n raised to power m। That means cardinality of codomain raised to power cardinality of domain। A से B पर बना रहे हो तो डोमेन क्या हुआ A, कोडोमेन क्या हुआ B, तो इसीलिए क्या हो जाएगी कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फंक्शन, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ इंजेक्टिव और 1 1 functions from A to B। A से B में 1 1 फंक्शंस कितने होंगे? सो दिस इज इक्वल टू 0। एक भी नहीं होगा। कब एक भी नहीं होगा? एक भी 1 1 फंक्शन नहीं बनता है जब कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन ज़्यादा हो कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन से। 0 इफ m इज ग्रेटर देन n, मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ b। जब डोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा होगी कोडोमेन की कार्डिनलिटी कम होगी तो एक भी नहीं बनेगा 1 1 फंक्शन। और npm इसी को आप बोल सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। npm परमुटेशन आपने पढ़ा ही होगा 11th-12th में। तो npm का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल इफ, या मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ कि m इज ग्रेटर देन n, m इज लेस देन और इक्वल टू n। जब m n से छोटा या बराबर होगा तो फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। इधर का पार्ट लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देता हूँ, डन किया था आपने। फिर हम लोग आ जाते हैं नंबर ऑफ
onto functions, number of onto functions from A to B. A से B में ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? तो अगर आप A से B में ऑन टू फंक्शंस देखोगे तो आपको एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है. दिस इज इक्वल टू 0 इफ m इज लेस देन n. जब m n से छोटा होगा, जब डोमेन की कार्डिनलिटी कम और को डोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा होगी, तो आपको एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिल पाएगा. एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिल पाएगा. आपने यहाँ पर देखा था थोड़ी देर पहले, है ना, एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिल पाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू, इस टाइप से होता है n रेज टू पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 रेज टू पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 रेज टू पावर m माइनस डॉट 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 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 nc n minus 1 if m is greater than or equal to n. if m is greater than or equal to n, ये होता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस. n रेज टू पावर m, पावर हमेशा m फिक्स्ड है. n रेज टू पावर m, n माइनस 1 रेज टू पावर m, n माइनस 2 रेज टू पावर m, ऑल्टरनेट माइनस प्लस होता जा रहा है और बेस एक एक कम होता जा रहा है. यहाँ पर NC1, NC2, NC3 आप यूज कर रहे हो. कैसे होगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा कि कैसे होगा. ओके, सो ये थर्ड हो गया, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस. फोर्थ, द नंबर ऑफ मेनी वन functions from A to B. तो मेनी वन फंक्शंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से आप ऑन टू फंक्शन वन फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से अगर आप वन फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हो, नंबर ऑफ वन फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपको नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस मिल जाएंगे. क्योंकि कौन से फंक्शंस मेनी वन होते हैं? जो वन नहीं होते. तो इसीलिए दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम A to B. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से आपने वन फंक्शंस की काउंटिंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस. तो आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस. लिख लो, इधर मिटा दूं, इस साइड मिटा दूं बच्चों. ओके, अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ into functions from A to B. A से B पर कितने into functions बनाए जा सकते हैं? तो जैसे ऑन टू जैसे वन सब्ट्रैक्ट करके मेनी वन निकाला, वैसे ही आप ऑन टू सब्ट्रैक्ट करके इनटू निकाल सकते हो. तो दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ functions
from A to B minus total number of functions from A to B minus number of onto functions from A to B। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से आप नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकाल लोगे तो आपको नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस मिल जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर कितने बाइजेक्टिव फंक्शन आप बना सकते हो? आप एक भी नहीं बना सकते, जीरो इफ m इज नॉट इक्वल टू n। अगर डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनलिटी सेम नहीं है तो आप एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बना सकते, इफ m इज नॉट इक्वल टू n। और अगर कार्डिनलिटी सेम है, m इज इक्वल टू n है, तो आप n फैक्टोरियल बना सकते हो इफ m इज इक्वल टू n। अगर m और n आपस में इक्वल है तो आप n फैक्टोरियल बना सकते हो। ओके, n फैक्टोरियल फंक्शंस बना सकते हो। उसके बाद बाइजेक्टिव देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ मेनी वन ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। मेनी वन ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। इधर वाला पार्ट लिख लिया हो तो मिटा दूंगा, या लिख लो पहले। एक बच्चे ने कहा है कि सर ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला कैसे आया, थोड़ा एक्सप्लेन करना। मैंने कहा ही आपको कि पहले लिख लो, उसके बाद एक आध एग्जाम्पल कर लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कहाँ से क्या आ रहा है। ठीक है, पहले लिख लो आप इन्हें, उसके बाद समझा दूंगा मैं। सो नंबर ऑफ मेनी वन ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने होते हैं? मेनी वन ऑन टू। सो ऑन टू तो है ही, साथ ही साथ मेनी वन है, तो पहले जो ऑन टू है वहां तक पहुंच जाते हैं। सो लिख लो दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी माइनस नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। जब आपको मेनी वन ऑन टू चाहिए तो पहले तो ऑन टू निकाल लो पूरा, उसके बाद जो भी फंक्शन ऑन टू होगा उस ऑन टू फंक्शन के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो ऑन टू के साथ वन वन होगा या फिर ऑन टू के साथ वो मेनी वन होगा। तो हमें तो ऑन टू के साथ मेनी वन चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल लिया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया उन फंक्शंस को जो ऑन टू के साथ साथ वन वन होते थे। सो वन वन ऑन टू फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें सिर्फ और सिर्फ मेनी वन ऑन टू फंक्शन मिल गए। टोटल ऑन टू में से वन वन ऑन टू सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेनी वन ऑन टू रह जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ वन वन इनटू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितने वन वन इनटू फंक्शंस होंगे? सो दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी
माइनस नंबर ऑफ, देखो हमें चाहिए 1 1 इनटू, सो 1 1 फंक्शन दो टाइप के होंगे, 1 1 ऑन टू या फिर 1 1 इनटू, तो इसीलिए 1 1 इनटू चाहिए तो 1 1 ऑन टू को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और लास्ट वाला 9th, नंबर ऑफ मेनी वन इनटू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में लास्ट है मेनी वन इनटू फंक्शंस कितने होंगे, तो मेनी वन इनटू फंक्शंस कितने होंगे, आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ले लो फ्रॉम ए टू बी माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कर दो फ्रॉम ए टू बी माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कर दो फ्रॉम ए टू बी एंड प्लस नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ये फॉर्मूले हैं इन टाइप के नंबर ऑफ फंक्शंस को फाइंड करने के, अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ फंक्शंस को फाइंड करने के ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर क्या बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कितने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, बड़े बड़े नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखकर आपको दिखाता हूँ कितने छोटे फॉर्मूले हैं। इधर मिटा दूं मैं, राइट हैंड साइड वाला पार्ट मिटा दूं बच्चों। देखो आपको चार चीज़ें याद रखनी है। लेट ए इज इक्वल टू ए नहीं, अल्फ़ा लिख देता हूँ। अल्फ़ा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ओके, फ्रॉम ए टू बी। ओके, बीटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ 1 1 functions from A to B. Gamma is equal to total number of onto functions from A to B, and delta is equal to total number of बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये चार ही फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं बस। उसके बाद तो बाकी क्या है, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितने होंगे, टोटल में से आप 1 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, अल्फ़ा माइनस बीटा। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे, आप क्या करोगे, टोटल में से ऑन टू सब्ट्रैक्ट कर दो, अल्फ़ा माइनस गामा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ 1 1 इनटू कितने होंगे, 1 1 इनटू फंक्शंस, तो 1 1 फंक्शंस टोटल कितने हैं, बीटा, और उसमें से आप 1 1 ऑन टू सब्ट्रैक्ट कर दो, बीटा माइनस डेल्टा। नंबर ऑफ मेनी वन ऑन टू कितने होंगे,
मेनी वन ऑन टू फंक्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस में से आप वन वन ऑन टू सब्ट्रैक्ट कर दो, मेनी वन ऑन टू मिल गए। और नंबर ऑफ मेनी वन इनटू कितने होंगे, मेनी वन इनटू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और लास्ट वाले को ऐड कर दो, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस डेल्टा। यही फॉर्मूले, ये चार आपने फॉर्मूले देखे हैं, बाकी तो उनको यूज करके बनाए गए फॉर्मूले। हैं छोटे? हाँ बच्चों, तो ये फॉर्मूले छोटे हो गए। अब लिख लिया होगा इधर वाला पार्ट, ये साइड लिख लिया होगा लेफ्ट साइड, तो मिटा दूंगा लेफ्ट साइड। लास्ट में लिखा है नंबर ऑफ मेनी वन इनटू फंक्शंस, नंबर ऑफ मेनी वन इनटू फंक्शंस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस डेल्टा। ओके बच्चों, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, मैं ये सब कुछ समझाऊंगा कि कैसे हुआ, यही फॉर्मूले कैसे बने। ठीक है, लेकिन पहले एग्जाम्पल कर लो, अभी उतना टाइम नहीं है कि आज कि क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट रह गए हैं, तो 5 मिनट तो समझा नहीं पाऊंगा आपको, तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आप एक क्वेश्चन लिख लो पहले। इफ mod of a equals to 4 and mod of b equals to 3, then find the number of each type of functions from a to b। ठीक है, ए से बी पर हर टाइप के कितने कितने फंक्शन बन सकते हैं वो आपको बताना है। जैसे पहला हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे ए से बी पर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, मॉड ऑफ बी रेज टू पावर मॉड ऑफ ए, ये एन है ये एम है, तो 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने बनेंगे, वन फंक्शंस हो जाएंगे। क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, n छोटा है m बड़ा है, तो 0, क्योंकि m इज ग्रेटर देन n। m अगर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन से ज़्यादा हो जाए तो एक भी वन फंक्शन नहीं बनता। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, तो आपने फॉर्मूला देखा था n रेज टू पावर m 3 रेज टू पावर 4 माइनस 3c1 3 माइनस 1 2 रेज टू पावर 4 प्लस 3c2 इंटू 1 क्यों, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 रेज टू पावर 4 1 ही हो जाएगा, यहीं पे आकर खत्म हो गया। This is equal to 81 minus 3 into 16 48 plus 3, that means 36। 84 minus 48 equals to 36। Total number of bijective function, one onto function, बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे, तो आप देख सकते हो m इज नॉट इक्वल टू n है, तो 0 क्यों, क्योंकि m इज नॉट इक्वल टू n। दोनों की कार्डिनलिटी सेम नहीं है तो बाइजेक्टिव फंक्शन एक भी नहीं बनेगा। उसके बाद नंबर ऑफ कौन सा था, मेनी वन फंक्शंस,
मेनी वन फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से नंबर ऑफ वन फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सारे के सारे फंक्शंस ही मेनी वन होंगे, क्योंकि वन फंक्शन कभी बनेगा ही नहीं, वन फंक्शन कभी बनेगा ही नहीं। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने हो जाएंगे? इनटू फंक्शंस, तो 81 माइनस ऑन टू सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑन टू कितना है? 36, दैट मीन्स 45 इनटू फंक्शंस बन जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मेनी वन ऑन टू फंक्शंस, तो आप क्या करोगे? मेनी वन ऑन टू, तो टोटल जो ऑन टू फंक्शंस हैं 36 ऑन टू फंक्शंस है आपके पास, तो 36 ऑन टू में से वन ऑन टू सब्ट्रैक्ट कर दो, बाइजेक्टिव सब्ट्रैक्ट कर दो, 36 माइनस 0 इक्वल्स टू 36 मेनी वन होंगे, मेनी वन ऑन टू होंगे। ओके बच्चों, उसके बाद अगला क्या रह गया? नंबर ऑफ वन इनटू फंक्शंस, तो इसमें क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस में से टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 माइनस 0 इज 0। उसके बाद नंबर ऑफ मेनी वन इनटू फंक्शंस, मेनी वन इनटू फंक्शंस विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से नंबर ऑफ वन फंक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन ऐड करते हैं, सो 45 रहेगा। समझ गए बच्चों? 45 रहेगा। तो इस तरह से आप फॉर्मूलों को यूज कर सकते हो और अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ फंक्शंस को फाइंड कर सकते हो। ये फॉर्मूले कैसे बने, कहाँ से आए, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इन दोनों सेट के लिए ए से बी में नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल लेना, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ओके, इन दोनों क्वेश्चन के लिए, इन दोनों सेट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस निकाल लेना आप लोग। ओके बच्चों, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, 10:15 में हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है।